अरे भाई, सभी एटलस में दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लास्ट के पेज पर देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे मैप बने हैं, उनको देखना है। ठीक, चलो देखो। बढ़िया चैप्टर है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखो इसे, जैसे कि अगर इस टॉपिक को देखो, जितना ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उतना ही इन्वायरमेंट में भी कहीं न कहीं इसका रोल दिख जाता है ना। तो सबसे पहले एक चीज, इसे मोटे मोटे तौर पर एक कुछ बेसिक चीजें जान लो। देखो, अगर चुपचाप हो जाओ भाई, थोड़ी देर के लिए बाद में बोल लेना, 1 मिनट शांत नहीं बैठे जा सकते हो ना। वो कहते हैं ना कि दो महिलाओं को कहीं शांत देख लो तो 8वां अजूबा होता है। चुप बैठ ही नहीं सकती कहीं। मतलब लग रहा है कि जो है कहीं कोई बहुत इंटरनेशनल मुद्दे पर बात हो रही है। हमने कब क्या उनकी कोई तारीफ कर रहे हैं क्या? आप लोगों को लगता है सिर्फ हम जो है मतलब एक तरफी बात करते हैं? हाँ, इनको मतलब कुछ भी करो आजकल जो है, लेकिन वो तुरंत आरोप जरूर लगा देंगे। अच्छा, आप ठीक है, नहीं बैठे देखे कोई बात नहीं, आप शांत रहो। अब नहीं बोलना है कोई, ठीक है? आप सिर्फ हमारी सुनो और कोई नहीं। हाँ, सुनाने के लिए तो आए हैं। अच्छा, देखो, आप अगर हम 1 मिनट इस टॉपिक को अगर देखो, देखो एक बात ऐसे समझ लो कि जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि हर एक 10-15 किलोमीटर की दूरी पर चलने पर पानी बदल जाए और 10-15-20 किलोमीटर दूरी पर चलने पर बोली बदल जाए, है ना? तो उसी तरीके से इसका भी हाल है। कुछ हद तक पहले सोच समझ लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। इन्हीं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसे आईआर करके कुछ देखा होगा, लिखा होता है आईआरसी करके, जो भी हो देख लेना। उसमें क्या, उसके अनुसार भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, इनका सबका मतलब बहुत ही कह सकते हैं बारीकी से इनका परीक्षण करने के बाद इनको 8 टाइप में बांटा है उसने। यानी अगर एक लाइन में ये कहे कि भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, तो उनके अगर प्रकार या टाइप्स की बात करोगे तो सिर्फ 8 है पूरे देश में। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्रीय स्तर पे आ जाओ तो ऐसे ऐसे नाम सुनोगे कि लग रहा है खोपड़ी चकरा जाएगी। कहीं बरुई मिट्टी, कहीं भूड़, बांगर, खादर, ऊसर, बंजर, रे, मतलब ऐसे ऐसे नाम सुनोगे। तो ये सब क्या नाम होते हैं? ये क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने नाम होते हैं इनके। जी, ठीक है। तो कुल मिला के आप उन्हें अपने यहाँ मुरादाबाद में या किसी भी खास एरिया में उसे किस नाम से जानते हो, वो एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं। जो ये 8 टाइप बताए गए हैं या अभी बताए जाएंगे, इन टाइपों को आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ये एग्जाम के हिसाब से ये जरूरी है। और दूसरी बात ये कि इसमें सबसे ज्यादा जो खास बात है जो आपके एग्जाम में मिलेगी, कि इनमें पूछता है कि आप इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं या इसका कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन। जैसे अभी अमूमन सुनते होंगे कि किस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती, किसी में आपके पोटास की कमी, किसी में इसकी अधिकता, किसी में उसकी कमी, और आखिर में फिर उसमें कौन कौन सी फसलें होती। सबसे खास बात, यानी अमूमन ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि इसमें जलोढ़ मिट्टी में होने वाली फसल बताओ या काली मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसल बताओ। कोई भी इस तरीके का हो सकता है, या ये सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलती है, या इस मिट्टी में कौन सी चीज की अधिकता होती है। कहीं सुनते होगे ना कि लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है ज्यादा, तो किसी में सुनते हो चूने की परसेंटेज ज्यादा, तो किसी में पता लगा किसी की ज्यादा। लेकिन एक बात याद रखना, एक ऐसी है जो कॉमन सी सब में मिलेगी। जैसे जब हम लोगों ने आपसे एक बात बताई थी कई बार, जब शायद बंदरगाह की बात तो भी हुई नहीं, लेकिन जब होगी तो बताएंगे। उसमें
जैसे इंडिया के जितने पोर्ट्स हैं, इनके पोर्ट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूछता है कि होने वाला एक्सपोर्ट बताएं, इंपोर्ट बताएं। तो पूरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हमें लगता है कम से कम कंप्यूटर की मेमोरी भी भर जाएगी, इतने ज्यादा होंगे संख्या में, कौन याद रखेगा। तो उससे सबसे बढ़िया वो बताया था कि अगर किसी भी बंदरगाह का कोई हिंटरलैंड अगर किसी मामले में यानी कमजोर है तो वहां का इंपोर्ट होगा, और ज्यादा है तो वो इंपोर्ट होगा। इसी तरीके से भारत में जितनी भी मिट्टियां मिलती, एक चीज कॉमन लगा लेना, नाइट्रोजन की सब में कमी। बस बार बार नहीं याद रखना इसमें नाइट्रोजन कमी, उसमें नाइट्रोजन कमी, इसमें नाइट्रोजन कमी। ये मान के चलो एक कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन लगभग सब में कम। ठीक। और नाइट्रोजन अगर कम ना होता तो ये पूरे दिन ये यूरिया खेतों में छिड़की जाती है, यूरिया की बोरी पर देखो बड़ा बड़ा लिखा होता है नाइट्रोजन 46% होता नहीं। तो इसका मतलब अगर जैसे कोई होता ना, कोई आप डॉक्टर के पास जाओ, कहता तुम्हारी बॉडी में इस चीज की कमी है, तो जिस उस चीज के जो भरपाई करने वाली चीजें होती है वो कहता है ये ज्यादा खाओ, है ना। तो उसी तरीके से मिट्टियों का भी हाल है। तो अब हम लोग को ध्यान रखना, एक लाइन पहले लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ मैप पर अलग अलग इंडिविजुअली राज्य की बात करेंगे। लिख लो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल करके कुछ शॉर्ट फॉर्म इसकी आती, वो हाँ वो लिख लेना इसका। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। पहली बात तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा है। 8 प्रकारों में बांटा है। ठीक। अरे विभाजित किया है, क्लासिफाई किया है, जो भी कह लो। ठीक, लिख लिया ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके सभी 8 नाम ना याद रखना है और ना ही हमारी समझ में उसकी जरूरत है। ठीक है। अगर ये ऊपर के 4 नाम याद रखो, एलोवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, ब्लैक सॉइल अभी लिखना नहीं, ब्लैक सॉइल जिसे काली मिट्टी कहेंगे, लैटराइट का नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों में लैटराइट है, और एक रेड वाली को याद रखो। अगर इसमें याद रखो और इसके अलावा अगर कुछ भी ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, और अगर इसके अलावा काम नहीं चलता और अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो इनसे अलग हटके, तो समझ लेना फिर आपकी किस्मत ही खराब है। मान के चलो नहीं बस ऐसा होता है, मान के चलो 80-90% घूम फिर के यही कवर करते सब कुछ, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं आया तो फिर समझ लो किस्मत खराब है। फिर नहीं पहले कर्म बाद में किस्मत, वरना जो भाग्य के सहारे रहते हैं, सवेरे को जो राशिफल पढ़ते हो, याद रखना कन्या राशि वाले कितने कुंवारे मर गए और सिंह राशि वाले चूहे से डरते हैं। तो ये ना समझना कि जो है कि राशि से बहुत कुछ असर पड़ता है। अरे हमारा नाम नूर आलम है, नूर आलम की वृश्चिक राशि है, तो नूर आलम नाम के, तो एन के नाम से तो भारत में हो सकता है 2-3 करोड़ लोग, या हो सकता है 10 करोड़ भी हो, तो क्या सबका भाग्य एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो बात ही खत्म। 10 रुपए लेके रोड पर बैठते, भाग्य बताने के लिए, खुद का मालूम होता तो रोड पर बैठे होते। 4-5 काम कॉमन है कि तुम लोगों पर विश्वास करते हो, लोग तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं। बता नंबर 1, ये सबके कॉमन बताते हैं ये लोग, कि तुम कमाते बहुत हो, जुड़ता नहीं है, तुम्हें लोगों ने धोखा दिया है, हाँ तुम लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते हो। ठीक है, मतलब वो 5-6, तुम एक बार जिंदगी में मरते मरते बचे हो, सबके साथ हो चुका होता है, कोई बीमारी से, एक्सीडेंट से, सबके साथ। तो वो सबको, और सुनिए, आदमी जब हर जगह परेशान होके जाता है तब इनके पास, अरे बाबा तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा वाकई हुआ था हमारे साथ, अरे तो सबके साथ हुआ है। तो इसलिए इससे सब दूर रहो, ये फर्जी।
कि कोई ऐसी फूंक नहीं, कोई ऐसा तावीज नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं तुम्हें नौकरी दिला दे सिवाय तुम्हारी मेहनत के अलावा। और ना कोई ऐसा मास्टर बना है आज तक दुनिया में। अगर मास्टर नौकरी दिला लेता सबसे पहले वो खुद लेता। यहाँ आके लंबी लंबी भाषणबाजी करने के लिए बहुत अच्छी बातें करी जाती, लेकिन असलियत कुछ और होती है। और हम बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं, इसीलिए तुम लोग हंसते हो उसी बातों में, वरना हकीकत थोड़े दिन के बाद जब अकल आएगी, अभी अक्लदार नहीं निकली ना, तब समझ में आएगी हाँ कि शायद कोई बात जो करता था वो शायद सही थी। वापस मुद्दे पर, ठीक है। तो ऊपर की जो 4 मिट्टियां हैं मेन फोकस उनको रखना है, और बाकी खाली उन पर हाथ उठा देना, इन्हीं ऐसे फातिहा कर देना, ठीक। तो चलो, हाँ, सबसे पहले जिस मिट्टी को हम लोगों को लिखना है, लिख लो इनके नंबर। सबसे पहला नंबर एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। इनका पूरा पोस्टमार्टम ढंग से इन 3-4 का। दूसरी आपकी करिया मिट्टी, मतलब काली। हाँ, तीसरी, अरे मस्ती साथ पढ़ो यार, खाली याद रहे, बोझ बना के पढ़ोगे कभी जिंदगी में याद रहेगा, ठीक है। यही तो हमको लगता है, कोई भी काम करो जितनी देर अच्छा लगे तब करो, ये नहीं कि जबरदस्ती। ये 4 पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद छोड़ देना, और फिर इसके बाद फिर कर्म पर, वो उस पर आज किस्मत पर आ जाना कि अगर इनमें नहीं फंसी तो तुम्हारी किस्मत है खराब है। हाँ, क्या हुआ? एनसीईआरटी मतलब नहीं, एनसीईआरटी देखना, मैं कह रहा मेजर सोल तो यही है। अच्छा, वही तो हम भी तो बता रहे हैं, हमने कहा नहीं, तुम लोग अभी हंस रहे हो। थोड़े दिन के बाद जब अकल बाहर निकलेगी तो समझ में आएगा। हमें खुद नहीं मालूम, अभी हमारी खुद की ना निकली, तुम्हें हम कहां बता दें। देखो, तुम्हें कोई गुमराह वाली बात नहीं बता रहे हैं। जिस दिन से समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, तुम्हें एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जितने ये बगलोल बाहियात किस्म के लोग जो व्यूज बढ़ाने के चक्कर में दिन भर मेरिट बता रहे थे 120 से 125, इसके पीछे कारण मालूम क्या था? तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंचेगा, जो हम जो सोचे पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसके 2 कारण थे, क्योंकि मालूम क्या है, मैक्सिमम कैंडिडेट को आप टच करो, चाहे चुनाव हो और चाहे कोई चीज हो, मेजॉरिटी पर सारा काम होता है। क्योंकि जितना वोट कैंडिडेट था एग्जाम में, वो मैक्सिमम इसके रेंज में बीच में अटका हुआ था। अब अगर आप किसके मन की बात करोगे, किसी के जैसे जो आदमी जो सुनना चाह रहा है वो बात करोगे, वो खुश होगा। एक तो उनको इंप्रेस करना कि बिल्कुल इसके बीच वाले तैयारी कर ले, इनका होना बिल्कुल तय है। और दूसरा मालूम क्या, पहले तो हम कहेंगे इतनी मेरिट जा रही, इतने से इतने, तो आप खुश हो जाओगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के रेंज में था। फिर बाद में हम कहेंगे देखो हम आरओ का पूरा बैच पढ़ा रहे, 500 रुपए में आप खरीद सकते हो, तो आप 500 के ना, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आदमी सोचेगा 500 में पूरा बैच ले लो। अब पता लगा उसमें अगर 10,000 लोगों ने ले लिया, तो पता लगा उसका जो कुछ बनना तो बन गया, तुम्हारे हाथ में आ गया कटोरा, ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। बात है ना। तो ये टोटल गुमराह किया जा रहा था। और बता दें, यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख लेना, बात अगर गलत खराब निकल जाए, क्योंकि हवाबाई ने 27 जुलाई को शाम को एक वीडियो अपलोड किया था 5 मिनट का, हमने वो हर जगह ग्रुप पे हमने कई बार सेंड किया है। उसमें देखो तमाम बातें भी करी गई थी, शायद 2-3 मिनट शुरुआत में बातें, उसमें आखिर में, और आज भी वही, अपने कोई बदल नहीं देंगे उस डेट को जाके हम, उसमें लिखा हुआ है +-2, 133 +-2, ये लिखा उसमें है वीडियो में, आवाज में भी है, लिखित में भी है। ये वीडियो अभी भी पड़ा 27 जुलाई का यूट्यूब पर अपलोड है, कोई हम अभी नहीं अपलोड कर देंगे उस डेट बैक डेट में, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका लिंक भी पड़ा था पहले से। और जितने भी मेरिट के जो मतलब जो कह सकते हैं भविष्य करता थे, जिसे एग्जिट पोल होता है, सारे के सारे पता ना वीडियो आप उस पर प्राइवेट मोड पे करके भाग गए, ग्रुप छोड़ छोड़ भागे, कुछ सिर्फ गुमराह करने के लिए लोग पैदा हुए थे। लेकिन मालूम, जब 1-2 बार हमने ग्रुप पे लिख दिया था, इलाहाबाद का ग्रुप था, लोग उन्हें कह रहे तो लग रहा पागल हो गया, हम ही को लोग बताने लगे। अब सब पता लगा, अब जो है उस दिन से पता लगा, सब असलियत पता लग गई, बहुत सारे ग्रुप छोड़ भाग गए, 120 के नीचे आ गई थी मेरिट लोगों की। आज औकात पता लग गई, अब समझ में आ गया सबको। तो दिन कह रहे थे इतना, हमने एक अनुमान लगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पेपर हमने खुद से रगड़ा था, क्योंकि वो हिंदुस्तान पेपर वालों को उसका वो चाहिए था रिव्यू,
इसी चक्कर में हमने उसे 7-8 घंटे पेपर 12 बजे से लेकर 7-8 बजे रात तक उसे खूब पलटा था। ठीक है, और हमने कहा ये लोक सेवा आयोग की जो क्रीम लगी इसी वजह डाई से ये सब सफेद हो गए, ये धूप में ना सफेद हुए, बहुत है ना, ऐसे ना सफेद हुए। अरे बहुत सारे हजारों मास्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं जिनका खुद का नाम हुआ है। अब ज्ञान बहुत लंबा लंबा आगे झोंक के चले जाते। वापस मुद्दे पर आओ। हाँ, नहीं पॉइंट की बात नहीं, तुम लोगों को अभी बताना, अगर अब भी ना जागे तो समझ लो फिर तुमसे बड़ा बैसाख नंदन कोई नहीं, गधा। एक याद रखना, हिंदी गधे का पर्यायवाची याद हो गया, बैसाख नंदन बोलते हैं। इन चार को एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, ठीक याद हो जाए, क्लास में ऐसा पढ़ो, दोबारा ना पढ़ने पड़े। एलुवियल सॉइल से शुरू करते हैं और नीचे इसी तक आते हैं। इन चार पर मतलब मैक्सिमम तवज्जो, और बाकी झलक दिखला जावरी हमें रेशमिया स्टाइल। देखो अब पहले तो किसी के नाम से ही, अगर किसी का कोई नाम है तो उसे ध्यान से सुनो, आधी पर्दी जानकारी उसके नाम में छुपी होती। अगर यहां पर इस मिट्टी के नाम को जरा हिंदी में देखो, अंग्रेजी मीडियम आपका है अच्छी बात है, लेकिन इस हिंदी वाले शब्द को देखो, इसका मतलब इस मिट्टी का लेना देना कहीं कोई पानी से जरूर है। हम इसकी मिट्टी के बनने की बात कर रहे हैं। जैसे किसी दिन कोई ने पूछा था ये बनी कैसे, तो याद करो उस दिन हमने कहा जब नंबर आवे तब बताएंगे, है ना। अब ये कैसे बनी जरा सोचो। अब ये यहां पर देखो कि ये सब पहाड़ है, नदियां हम लोग पढ़ चुके बहुत डिटेल में। इन पहाड़ों पर पानी बरसा या ग्लेशियर पिघले, पानी बहा, पहाड़ों ढलान पर बहा पानी, और जब पानी में ढलान ज्यादा होगा तो उस पानी में फोर्स भी ज्यादा होगा, और जब पानी में फोर्स ज्यादा होगा तो वहां का क्या होगा, उसकी इरोजन पावर भी ज्यादा होगी, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर्दन दर या अपर्दन शक्ति। अब अपर्दन का मतलब होता है इस चीज को काटना। अब यहां से इन पहाड़ों से ये नदियां क्या करेंगी, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी, यानी पावर जितना ज्यादा उतने भारी मटेरियल काट के वो बहा ले आएंगी, और अपने साथ इनको तब तक बहाती रहेंगी जब तक इनमें दम रहेगा, यानी नदी की धारा में पावर। और जैसे जैसे ये मैदानों में आएंगी तो ये पावर, यानी ढलान कम हुआ, पावर कम हुई, तो इसका मतलब पानी की धारा की जब पावर कम होगी तो इसके साथ जो भी कंकड़, पत्थर, कीचड़, गाद, सिल्ट बह रहा है वो सब क्या होगा, वो सब रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा। तो इसी तरीके से पता लगा ये ढेर सारा नदियां कंकड़, पत्थर, बजरी लेके आई तो ये ढलान जैसे कम हुआ ये सब जमने लगी। इसी तरीके से जैसे अब इसमें ऐसा नहीं सब यही मिट्टी रह गई, जो महीन कण होंगे वो अभी और आगे ले जा सकती पानी। जैसे थ्रेसर से भूसा निकलता है, बड़ा और मोटा और वजनदार भूसा थ्रेसर के मुंह के करीब में रह जाता है, और जो महीन और बारीक भूसे के कण होते हैं वो सबसे दूर जाके गिरते हैं। ठीक उसी तरीके से जो भारी और वजनदार पार्टिकल होंगे वो सब रह जाएंगे, पहले छूट जाएंगे, और जो महीन होंगे उन्हें दूर तक नदी बहा के ले जाएगी और आखिर में डेल्टा तक उन्हें सबको कहीं न कहीं जमा कर देगी। तो ये प्रक्रिया करोड़ों साल से चलती चली आ रही होगी, कोई एक दिन की नहीं। तभी तो सुनते हो इस उत्तर भारत के मैदान को गंगा और उसका मैदान कहते हो, कारण और कुछ है नहीं, इसीलिए उसे कहते हो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। तो इन्हीं, इसका मतलब इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो इन नदियों के द्वारा पहाड़ से जो सेडिमेंट लाके जमा करे गए हैं मैदानी क्षेत्रों में, उससे हुआ है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये बाढ़ और ये तो हर साल होता रहता है, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन आज भी जारी है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अगर पूरे भारत के हम टोटल एरिया की बात करेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाई जाने वाली मिट्टी, सबसे ज्यादा ताकतवर मिट्टी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, सबके आंसर ये की। दूसरी बात, अब इसमें क्या होता है, जैसे इसके दो टाइप हैं,
एक वो टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। और जैसे हम लोगों ने पहाड़ पढ़े थे तो कहा था कि एक होता है ओल्ड फोल्डेड और एक होता है न्यू फोल्डेड, यानी एक प्राचीन वलित और दूसरा नवीन वलित। तो ये दोनों जो बताए थे इनमें क्या था, यानी पहाड़ तो वो वलित पर्वत ही है, बस एक बुढ़ा और एक जवान। अब इसी तरीके से इस मिट्टी में भी, तो एक जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल इज इक्वल टू बांगर। मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसी को क्या कहेंगे, बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी यानी नई होगी उसी को क्या कहेंगे, खादर। बांगर ज्यादा अच्छी है कि खादर ज्यादा अच्छी? खादर फर्टाइल इसलिए होगी, जैसे कोई एक आदमी ले आओ, एक 65 साल का बुढ़ा और एक 18 साल का जवान, उससे कहो यहाँ फड़ुआ चलाओ, कौन ज्यादा ताकतवर होगा? वही समझ लो, वो एक बूढ़ा आदमी हो एक जवान आदमी। तो यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर। तो बांगर के मुकाबले खादर कैसी होगी, ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक, तो ये बांगर और खादर ये तो आगे अभी आगे मिलेंगे ना। तो अच्छा, ये दो चीजें हो गई। अब बात यहां पर आती है कि इस मिट्टी में होता क्या है, मतलब किस चीज की अधिकता है, किस चीज की कमी है। तो अभी हमने आपको शुरू में एक लाइन बताई थी कि जैसे अगर मान लो कोई अपने यहाँ का इंपोर्ट पूछ ले किसी भी बंदरगाह का, हमारा आयात क्या है, तो एक चीज कॉमन है, भारत अपनी कुल जरूरत का 85% जो है वो क्रूड ऑयल क्या करता है, विदेशों से खरीदता है। तो कोई कैन में बंद करके खोपड़ी पर रख के थोड़े को लाएगा। तो इसका मतलब जहाज से कंटेनर उससे आएगा, शिप से ही, है ना। तो इसका मतलब वो शिप से आएगा तो जाहिर सी बात है किसी पोर्ट पर ही उतरेगा। तो ये भारत का कोई भी बंदरगाह इंटरनेशनल हो, उसका अगर पूछ ले मेजर इंपोर्ट क्या है, तो क्रूड ऑयल लगा देना गलत हो ही नहीं सकता है, और याद रख नहीं सकती। इसी तरीके से मिट्टी के बारे में अगर पूछ ले किसी भी मिट्टी में, इसमें कमी किस चीज की है, जब कुछ ना समझ में आवे, दिमाग बिल्कुल कुंद हो जाए, तो समझ लो लगा दो नाइट्रोजन। क्योंकि लगभग सारी मिट्टियों में नाइट्रोजन कमी है, इसीलिए दिन भर यूरिया का छींटा लगता रहता खेतों में। पूरे दिन यूरिया फेंकते रहते खेत में। अरे वो चीनी जैसी दिखती है, वो तो पता ही होगा। किसी भी लैब में बना पहला ऑर्गेनिक मटेरियल यही है ना, यही है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया के बारे में, शायद थोड़ा सा करेक्ट करिएगा अगर गलत हो, पूछा जाता है किसी भी लैब में बना पहला शायद ऑर्गेनिक मटेरियल क्या, कुछ ऐसे यूरिया के बारे में ही शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट फ्रेम होता है, इसी के बारे में कुछ है, लेकिन वो हम याद नहीं आ रहा। सही क्वेश्चन है कि हम थोड़ा मिस कर रहे हैं कहीं पर, ऐसे कुछ है। खैर, समझ में आ गई। तो अगर यानी मिट्टियों में अगर नाइट्रोजन कम है तभी तो यूरिया डालते हैं, वरना किसान को कोई पागल कुत्ते ने काट लिया वो जो इतनी महंगी बोरी खेत में ऐसे फेंके आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे डॉक्टर जो बता देता है कि बॉडी में इस चीज की कमी है, ये चीजें खाओ, तो इसी तरीके से खेत में भी मिट्टी का वही हाल है। अगर इस चीज की कमी है तो यूरिया डालो, अगर मान लो किसी और चीज की कमी तो डीएपी, या किसी और चीज की कमी पोटास, बहुत सारे फर्टिलाइजरों के नाम सुने होंगे, तो वो उसी तरह और उसी हिसाब से यूज होते हैं। तो आ जाओ, तो कुल मिला के जलोढ़ मिट्टी कैसे बनी पता लग गया। इसके दो टाइप है, बांगर और खादर, पता लग गया। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती पता लग गया। अब आ जाओ मैप में, जिसके लिए लगा रखा है। और ये मैप हमने कभी को खुद बनाया था, व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ मैप है ये। ठीक है, देखो अब इसमें देखो कि अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किस मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, यानी एलुवियल सॉइल। ठीक, अब देखो आप लोगों ने मैप बनाया, अगर नहीं है तो बना लो, उल्टा सीधा चाहे जैसा, मतलब कुल मिला के आपको समझना है। ठीक, तो अब देखो हम यहां पर एलुवियल सॉइल को ग्रीन कलर से बना देते हैं, यानी जहां जहां हम ये ग्रीन कलर लगा रहे हैं तो ये समझ लो कि सब का सब वो एलुवियल सॉइल ही है। हालांकि इसमें ग्रीन से डॉटेड था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे जहां जहां ये ग्रीन कलर लगा।
ये सब क्या है, जहां जहां हम ये ग्रीन कलर से ये जितना हम ये घेरे दे रहे हैं ये सब बना लो, बात नहीं, बात करने के लिए कोई देखो ठीक, ये लो, जहां जहां ये हमने ग्रीन कलर की लाइनें ड्रॉ की हैं ये सब का सब एलुवियल सॉइल वाला एरिया है। तो फटाफट बना लो बिना किसी देरी के। ठीक, टॉप टाइप नंबर 1 एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, जो कि देख रहे हो ये लिखा हुआ है। ठीक, फटाफट बना लो, लिख लिया भाई, जल्दी बना लो। देर ना करो, फटाफट बनाओ। सब पहले से बनाए पड़े हो, पूरी ज्योग्राफी लग रहा था पहले से पढ़ ली, कहां पढ़ ली थी हैं? नहीं बढ़िया है, कोई बुरी बात थोड़े ना है, पूरा सब तो पहले से पढ़ा हुआ है। ये कहां से पढ़ा था? वही तो करें, अच्छी बात है कम से कम। बना लो फटाफट। बस 32 ऑल आउट रहे। बन गया सबका? अरे जल्दी बोल, बनाओ, देर ना करते इतना। आंखों पर पट्टी बांध दो, इतनी देर में तो मैप बन जाता 20 सेकंड में। किधर? कोई नहीं, ठीक है, आप जैसा मन करे बनाओ। चलो मुरादाबाद का बना के दिखा दो, ये तो मुरादाबाद का तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, यहीं आप लोग पैदा हुए, बना के दिखाओ। चलो हम कहते इंडिया का नहीं बना, ये बना, वो भी नहीं बनेगा। हाँ, कितने साल से बात नहीं, रोज देख रहे हो, इसको तो बना सकते हो, वरना जो है मेहंदी की डिजाइन तो तरह तरह का बना लेते हो, तब ना पूछते हो कितने साल से बना रहे हैं? तब तो वो कौन लेके पता नहीं क्या क्या बना लोगे, ये नहीं बनेगा, है ना? हमारी बात को सीरियसली ना लेना, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर, पढ़ाई वाली बात छोड़ को सीरियसली ना लेना, इन्हें समझना किसी से हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ कह रहे हैं वो तो। लेकिन हाँ, जवाब जरूरी है, तब ना पूछना पड़ता कि कौन सा डिजाइन बनेगा, तब लेटेस्ट डिजाइन बना देंगे, हैं? सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ, तो बस अरे बन गया ना, चलो नहीं बना तो बाद में बना लेना। सुनो, अगर नहीं बना है तो बाद में बना लेना, काम की बात सुनो। अच्छा, अब इस जो आपने जहां तक देखा है, जो कलर लगा, यानी जो ग्रीन कलर की जो लाइनें खिंची हुई हैं, वो पूरा का पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, इस गौर करके इस वाले को, यहां पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है यो, हाँ कि ना? इसमें आपको देखो दो कलर के ट्रायंगल, एक ही कलर के दो डिजाइन के ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक रेड कलर का ट्रायंगल ऊपर की ओर जा रहा है और एक रेड कलर का ट्रायंगल नीचे की ओर जा रहा है। जिन जिनके आगे रेड कलर का ट्रायंगल ऊपर की ओर है, इसका मतलब इस मिट्टी में इस केमिकल कंपाउंड की अधिकता है, और जिसका कलर ट्रायंगल जो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब इस केमिकल कंपोजिशन की या कंपाउंड की इसकी कमी है। बिल्कुल सिंपल सी बात, बिना याद रखे, बिना रट्टा लगाए देख सकते हो।
तो इस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, और ट्रायंगल ऊपर की ओर है, इसका मतलब इस चीज की अधिकता है। ठीक। अच्छा, एक बार बार हम एक लाइन बोल रहे हैं कि हमने कहा कि जब कुछ ना समझ में आवे तो किसी मिट्टी में कमी पूछे तो क्या लगा देंगे, नाइट्रोजन। तो इस मिट्टी में ना किसकी कमी है, नाइट्रोजन, और ट्रायंगल किधर की ओर है, तो इसका मतलब समझ में आया किस मिट्टी में इसमें किस चीज की कमी है, बोलो, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। बात समझ में आई, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, यानी इस मिट्टी में कमी किसकी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इसकी कमी को भरपाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूरिया। अधिकता किसकी है, चूना और पोटास की। अब सुनो, अब अगर हम इसके एरिया देखें ये किन किन राज्यों में होगी, तो जरा देखो, एक राज्य यहां पर जिस टाइम बाढ़ से बहुत प्रभावित रहा, पंजाब। उसके बगल में आ जाओ, हरियाणा। उसके बगल में यूपी, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर असम, फिर ये एरिया थोड़ा सा ऊपरी मध्य प्रदेश, इधर का थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा ज्यादा नहीं। उसके बाद में ये गुजरात वाला कुछ हिस्सा, कुछ सब नहीं। ठीक। और उसके बाद में याद करो, हमने बार बार जब नदियां पढ़ी थी तो उसमें डेल्टाई क्षेत्रों में कहा था कि डेल्टाई क्षेत्रों में मिट्टी कौन सी मिलेगी, एलुवियल। और देखो ये यहां पर किसका डेल्टा है, यो महानदी का, उड़ीसा में। यहां डेल्टा कौन, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का। इन सभी डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी दिख रही है, एलुवियल। समझ में आई। अब इस राज्य पता लग गए, चाहे तो लिख लो राज्य, अगर लिखना चाहो लिख लो। लिखना है किसी को तो लिखो फटाफट, यूपी, बिहार, जल्दी लिखना थोड़ा सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का मैदानी भाग यानी दक्षिणी उत्तराखंड, असम का मैदानी क्षेत्र, बंगाल लिख लिया था, नहीं लिखा था, लिखो। ठीक। कुछ हिस्सा जो गुजरात वाला, अब बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र, खासतौर से स्पेशली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र। यही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है, यही लिखा है। अच्छा चलो, नहीं हमें नहीं मालूम, जिसने भी पढ़ा हो वो हमें दिखा नहीं, लेकिन हाँ यही लिखा ना सब। अच्छा, अब वापस आ जाओ, सुनो। अभी हमने आपको इसके राज्य लिखवा दिए, लिख दिए। किस चीज की अधिकता है, कमी है, बनी कैसे, पुरानी बांगर, नई खादर, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं उनके नाम लिख लो, कुछ वहां लिखे हुए, पहले उनके नाम लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें यानी मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होंगे, उनके नाम लिखे हुए हैं, जरा इनके नाम लिख लो। मेजर क्रॉप्स, हाँ जो लिखा है वो लिख लो, उसके बाद में इस पर बात करेंगे। लिख लिया, वो लिखे हुए हैं, लिखे कि नहीं लिखे, ये लिखे तो हैं, लिख लिए, सबने लिख लिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जो नाम लिखे हैं क्या वो सही हैं। हालांकि बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझो। ऐसे सुनो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में मिट्टी कौन सी है, इसका मतलब बात में बिल्कुल दम था कि जलोढ़ मिट्टी के लिए चावल सबसे खास है। ऐसा नहीं है कि इस मिट्टी में इनके अलावा कोई फसलें बोई जाएं और वो फसल खोपड़ी गिरा दे, हम तो नहीं उगेंगे। मतलब कहने का है ये कि ये मिट्टी इन फसलों के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक। उगने के लिए तो धनिया, मेथी और वो पता नहीं कलाकंद, चुकंदर और कंदमूल और क्या क्या लगा लो, सब उगेगा।
लेकिन मेनली यानी इस मिट्टी के मैक्सिमम एरिया को ये कवर करती हैं ये फसलें। कहने का मतलब ये था। एक बात, पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन्हीं राज्यों में होता है सबसे ज्यादा। बाकी होता था और भी जगह है, लेकिन ये राज्य प्रमुख हैं। मिट्टी इनमें सब में कौन सी है? इसका मतलब बात में सही थी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है? मिट्टी कौन सी है? इसका मतलब परफेक्ट बात है, जलोढ़ मिट्टी के लिए ही ये खास, इस मिट्टी के लिए ये फसल बहुत खास है। ठीक, आलू और सब्जी का मतलब इसमें ढेर सारी सब्जियां, पश्चिम बंगाल में बहुत सब्जियां होती है। एक जमाना था कि नंबर 1 पर पूरे इंडिया में था राज्यों के सब्जियों के मामले में, लेकिन करंट लोकेशन नहीं मालूम हमें क्या है। लेकिन एक जमाना था, बहुत दिन तक पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर सब्जी के प्रोडक्शन में रहा है। आज की हालात नहीं मालूम, या तो यूपी आ गया होगा, बस ज्यादा से ज्यादा यही हुआ होगा। खैर, तो इसका मतलब ये हाँ, अब इसमें आप लिख सकते हो सरसों ऐड करके, सरसों ये भी होती, लेकिन ये सारी तिलहन ना लिखना, सरसों लिखना है। तिलहन, अरे सारा तिलहन है। अरे भाई सारी दालें कहां से होती इसमें? मतलब हमने कहा नहीं, बोने के लिए तो तमाम सारी फसलें बोई जा सकती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एरिया इसका कवर करती है उसकी बात करेंगे। सबसे ज्यादा तिलहन राजस्थान में होता है, तो बात खत्म हो जाएगी। अगर हम कह दें तिलहन, तिलहन का मतलब अकेली सरसों नहीं, फिर तो बहुत सारी आ जाएंगी, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। जैसे हम कह रहे समस्त समस्त मुरादाबाद के लोग, इसका मतलब फिर किसी एक की बात नहीं है। और अगर किसी का पर्टिकुलर एक का नाम लो लिखो तो वही बात है ना। तिलहन कहोगे तो इसका मतलब बहुत सारे फसलें आती, उसमें आपका क्या नाम, वो सूरजमुखी भी तो है, अलसी भी है, तिल्ली भी है, तमाम तरीके का आ जाएंगे। तो यहां पर सरसों लिख लो चाहे तो, ठीक है। सरसों आपका जो ये मतलब प्रमुख फसलें हैं जो ज्यादातर हिस्सा इसका कवर कर लेती, बात उनकी है। होने के लिए तो बहुत पता नहीं क्या क्या बोया जाता होगा, है ना। अब इसमें फसलें होंगी, हो गई, कहां मिलती है वो पता लग गया। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़। अगर नहीं याद रख सकते हो तो लिख लो, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़। क्या? हाँ, सामने देख लो, यही तो है। बाहर जाके ऐसा करो, खुरपी लेके घास उखाड़ के नीचे देख लो, और क्या। प्रैक्टिकल करके जो डस्ट पड़ी जो पैरों से लाया, जो है तो यही। कुल मिला के एक इनकी बात ठीक वैसे रही जैसे हमारे एक लखनऊ में हम लोग जब तैयारी करते थे, एक बड़े प्रख्यात टीचर थे, बहुत फेमस टीचर, संजीव सिमलई साहब, बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति। वो एक बार इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला कोई टॉपिक पढ़ाए, हम बिल्कुल एकदम बहुत हंसने के लिए तुम्हें लगेगा, लेकिन हंसने के लिए रियलिटी है, ये बात उससे टैली कर रही। तो पूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ा डाले, उसमें आपकी Z+, Y+ और ये सब कुछ पढ़ा डाले। एक लड़का बोला कि सर जो कोचिंग के गेट पर एक वो बंदूक लेके बैठता, जो किस सिक्योरिटी में आएगा? ये बात कही उन्होंने, जो भी किताबें थी अपना सूटकेस पैक किया, अब इतनी तेजी से क्लास से निकले और चले गए, चक्कर में हफ्ता भर दोबारा क्लास में नहीं आए, कुछ कहा कुछ नहीं। मतलब वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तुम वो गार्ड बैठा जो प्राइवेट बेचारा है उसकी बात शुरू कर दिए। तो उनका कहने का मतलब तुम्हारे बुद्धि विवेक की कोई मतलब 21 तोपों से कम सलामी दी जाए। चलो, तो कम से कम सवाल भी क्रॉस क्वेश्चन ऐसा करा करो जिसमें कोई दम हो। बिल्कुल एकदम मरियल सा सवाल कर दोगे तो क्या करा जाए। हाँ ठीक है, परसेंटेज ढूंढ के लिख लेना जाके, ठीक है। हाँ देखना कहीं कहीं 41-42 लिखा होगा ऐसे कुछ। हाँ वही बताना है हमने, जब तुम लिख ही रहे हो ढूंढ के गूगल से, तो ये भी ढूंढ लेना। तुम खाली दूसरों का टेस्ट ले रहे हो, तभी तुमने कहा 41-42% कुछ लिखा होगा, देख लेना जो भी लिखा हो। हमें सुनो, 1 मिनट, एक सुनो, सबसे ज्यादा एक बात, सबसे ज्यादा उपजाऊ 2 बात। अगर यूपी में कोई अगर सबसे ज्यादा मिट्टी अगर पूछी जाए कौन से मिलेगी, तो तीनों चीजें, यानी भारत में जलोढ़, यूपी में जलोढ़,
सबसे ज्यादा उपजाऊ। ठीक, कमी किस चीज की, अधिकता किस चीज की, कहां मिलेगी, कौन फसलें होंगी, खत्म। अब नंबर 2 पर आ जाओ, नंबर 2, और नंबर 2 पर मिट्टी का नाम लिखा था क्या, हाँ ठीक, इसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, लिख लो, ऑब्लिक ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। फिर ऑब्लिक लगाओ, लिखो रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, सुनो काली मिट्टी, पहले हिंदी वाले नाम सुनो, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या स्वतः जुती हुई मिट्टी, ये चारों नाम इसी के हैं। स्वतः मतलब सेल्फ, अपने आप, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या स्वतः जुती हुई मिट्टी, चारों नाम इसी के हैं। अंग्रेजी में रेगुर को रेगुर कहेंगे, कॉटन सॉइल कपास की जगह कर देंगे, बात वही आ गई, और ब्लैक को ब्लैक है। ठीक, अच्छा काली मिट्टी, एक तो चलो कलर काला होता है इसलिए, कपासी मिट्टी नाम इसलिए क्योंकि इसकी सबसे पसंदीदा फसल कपास है इसमें, इसलिए। स्वतः जुती हुई मिट्टी इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी हमने एक दिन कुछ दिन पहले नाम लिया था कि कुछ लोगों के, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो बेचारे काम करते हैं, उनके एड़ियां ठंड के दिनों में और हाथ जो बराबर, जो खास तौर से गन्ने अन्ने का जो काम करते हैं, अगर किसी के मुंह पर ऐसे हाथ फेर दें तो पता लगा चमड़ी निकल जाएगी आधों की, इतने फट जाते हैं हाथ। ठीक, अगर ये ना समझ में आए तो आपने अपने गांव में मई जून में तालाब को सूखे हुए देखा होगा, और मई जून में तालाब को जब सूखा हुआ देखा होगा तो तालाब की मिट्टी में कितनी दरारें पड़ी होती, ऐसा लगता है एक एक कुंटल के वो अलग अलग टुकड़े बने हुए, जिसे लगता है हलवाई ने इसकी ट्रे में बर्फी की कतलियां काट रखी, ऐसा लगता है। तो इसी तरीके सूखने पर ये चिटक जाती है, तो ऐसा लगता है इसमें कोई हल चलाया हो, इसलिए सोता जुती हुई मिट्टी। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा सा ये इसका भी फॉर्मेशन पर, यानी इसका थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री में आएंगे तो एक बात आपने सुना होगा, बार बार बताते थे, जैसे आप कभी सुनते होंगे एक ज्वालामुखी का नाम अक्सर हम लोग लिया करते हैं इस मामले में। कभी आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो इस तरीके का आपको एक टीला दिखाई देगा, ये होता ज्वालामुखी पाइप कहलाता है। ये नीचे पृथ्वी के भरा हुआ है मैग्मा, और मैग्मा जब तक जमीन के नीचे रहे तो मैग्मा जमीन को तोड़ के बाहर आ जाए तो इसी को लावा कहते हैं। और जब ये जमीन से बाहर निकलता है तो पहले चट्टान नहीं होती, जैसे बाहर निकला ऊपर की ओर धुआं और ये सब बहुत सारा आसमान में फेंक देता है ना, पटाखा जैसे लगता है ऊपर जा, उसके बाद फिर तरा जैसे ऊपर गया फिर वो दरा इसी तरीके से नीचे गिरने लगता है। गिरने के इकट्ठा होने से क्या बन जाता है, एक अगर लावा गाढ़ा चिपचिपा है तो एक कोन बन जाएगा, इसी को हम लोग ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लेकिन याद करो उस टाइम जब बताया था कि जब लावा निकलता है तो ये दो तरीके का, एक होता है अम्लीय लावा जिसे हम लोग कहते हैं एसिडिक लावा, और दूसरा होता है आपका बेसाल्टिक लावा यानी क्षारीय लावा। जो क्षारीय लावा होता है इसमें सिलिका की परसेंटेज लेस देन 75% और इसमें ये मोर देन 75। सिलिका का मतलब बालू, ठीक, यानी कि अम्लीय लावा में सिलिका का परसेंटेज 75 से ज्यादा होगा, सिलिका मतलब बालू, और क्षारीय लावा में सिलिका का परसेंटेज 75 से कम होगा, भले चाहे वो 74 हो। अब उसमें 75 से ज्यादा भले चाहे वो 76 हो, मतलब मोर देन 75। तो फिर ये नहीं कहेंगे 75 है 78 है कि 79, कुछ नहीं, 75 से ज्यादा। अब जब इसमें सिलिका जिसमें ज्यादा होगी तो वो चिपचिपा और गाढ़ा ज्यादा होगा। चिपचिपा और गाढ़ा ज्यादा होगा तो सीधी सी बात, अगर कोई चिपचिपा और गाढ़ा ज्यादा होगा तो उसकी शक्ल, वो जब अगर लावा निकलेगा तो वो सीधी सी बात है कहीं एक ढेर की शक्ल में इकट्ठा होगा। और अगर यही लावा क्षारीय है यदि पतला ज्यादा है तो वो दूर तक इस तरीके से फैल जाएगा। इसमें बार बता, बहुत सारे लोग अभी मुंह टेढ़ा वेढ़ा बनाएंगे, हमने कई बार काम में जैसे जुकाम में हम लोगों को हो जाता है,
तो एक नाक कंटिन्यू बहती रहती है, लगातार नीचे बहती, सुड़क लेते ऊपर को ऐसे करके, तो वो समझ लो आपका क्षारीय लावा। और एक वो नाक जब पूरी तरीके से ये दोनों दरबार एकदम जाम हो जाएं, सांस मुंह से लेने पर मजबूर हो जाओ, एकदम बिल्कुल एकदम खाओ गगन रहो मगन। एक डालडे का नाम हुआ करता था, ठीक, बिल्कुल एकदम चोक कर जाए नाक, यानी समझ लो सॉलिड वाला लावा, तो ये समझ लो वो वाला कौन सा, अम्लीय, ठीक है, बिल्कुल एकदम गाढ़ा चिपचिपा एकदम शुद्ध देसी घी जैसा। कई बार ऐसा निकाल के फोटो चिपकाए तो गोंद का काम करेगा। तो वो वाला लावा कैसा होगा, अम्लीय। तो वो अम्लीय लावा होगा, गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा, जिससे ये कई बार आपने देखा होगा खांसी आ जाए या कस के छींक आ जाए, देखो नाक या मुंह से गोली जैसी दूर गिरती जाती है, इसका मतलब वो अम्लीय लावा होता है। तो कम से कम भले तुम मुंह टेढ़ा बेड़ा कितनों कर लो, लेकिन उम्मीद है जब तक कम से कम सठिया जाओगे तब तक याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा। तो अब दोनों लावा में अंतर पता लग गया। हमारा मकसद तुम्हारा ये नहीं था कि तुमको खाली वो घिन लगे, तो मतलब तुम्हारे दिमाग खोपड़ी में ठूस जाए, याद रहे, यहां से लेके एग्जाम हॉल तक, भूलो ना, बस, ठीक, वापस, ठीक। तो अब ये समझ में आ गया। तो अब अगर हम लोग वापस अपने उसी टॉपिक पर आते हैं, कहां पर, इस वाले पर। तो आपको ये बता, सुनो, जैसे हमने कई बार नाम लिया क्रिटेशियस युग, जुरेसिक एज, जिस पर जुरेसिक पार्क नाम की कोई पिक्चर बनी थी, डायनासोर वगैरह सुना, उसी में दिखाया गए थे, मालूम नहीं। तो इसी तरीके से क्रिटेशियस टाइम आया है, उसमें इस दक्कन के दक्षिण भारत वाले इस एरिया में कहा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे, यानी उस जमाने में इस वाले एरिया में बहुत सारी छींकें आई, छींकें आई तभी तो मलबा निकलेगा, मतलब नाक वाली। तो अब वहां पर जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, कहने का मतलब, उद्गार मतलब अंग्रेजी में इसे इरप्शन कहते हैं उद्गार को। अब जब ज्वालामुखी फटे होंगे तो इसका मतलब लावा बहा होगा, और लावा बहा तो वो लावा कौन सा वाला था जो पतला दूर तक फैल गया, क्षारी। तो उसके जहां जहां तक वो एक कवर किया होगा एरिया, बाद में ठंडा हुआ, ठंडा होने से फिर जो मिट्टी की शक्ल ली उसी को क्या कहा गया, काली। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा सुनो, अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से किस मिट्टी में फॉसिल्स पाए जाते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाश्म, काली में पाए जाएंगे कि जलोढ़ में पाए जाएंगे? तुम लोग का लग रहा है खोपड़ी खाली है बिल्कुल, क्या दिमाग से बिल्कुल खाली है। अभी हम बताएंगे, हमारी इस बात का बुरा ना मानना, हम जो बता रहे हैं, जो बताएं सवाल वो समझना, बाकी जैसे कभी ऐसे बोल देते। अच्छा सुनो, एक हमने कहा, एक डॉक्टर क्या बोलता है कि अगर आपके पास आरओ नहीं है, कुछ समझने के लिए बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास और आपको साफ पानी पीना है, पानी को खौला दो कम से कम 5-10 मिनट, खौला के ठंडा करके पी लो, कुछ कोई बैक्टीरिया बचेगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर पे खौला दोगे तो कोई बचेगा, पानी साफ हो गया। अगर आपके पास वैसा नहीं, यानी जब ये लावा निकला होगा, इसका कम से कम 1000 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, तो कौन सा जीवाश्म जिंदा होगा इसमें मिल गया होगा, कोई मिलेगा? तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं और उसमें जीवाश्म मिलते हैं। यही तो सोच लिया होता, लावा निकला इसका मतलब कम से कम 1000 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहा होगा, तो कहां से जीवाश्म आ जाएंगे? पता नहीं किस सोच पर लगा दिया, किसमें होगा उसका, में थोड़ा सा इसका भी दिमाग लगा लो, खाली थोड़े ऊपर वाले ढोने के लिए दे दिया है ना, बाद में सोचो तो कम से कम, ठीक है। तो कुछ भी पूछने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन कम से कम अपना भी बुद्धि विवेक लगा लो। इसीलिए ऊपर वाले ने इंसानों को सब सर्वोच्च बनाया है, क्योंकि होता क्या है, आदमी जब यूं खड़ा होता है तो सर यहां, दिल यहां, जो इसकी ना सुनो जो हमेशा गुमराह करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पिक्चरें इस पर बनती है। इसकी सुनो, किसी भी जानवर को कभी देखा, जानवर का दिल और दिमाग का लेवल सेम, इसलिए वो आदमी से बुद्धि विवेक में नीचे है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग, भैंसा देख लो जब नॉर्मल अवस्था में हो, दिल दिमाग सेम लेवल पर होगा, अब आदमी हमेशा ऊपर। इसलिए इसकी सुनो, ये तो दिन भर पता लगा जो पागल है, दीवाना है, गुमराह है, क्या क्या पिक्चरें बनी इस पर, जो कुछ नहीं है।
हाँ कुछ नहीं, वापस। ठीक है, अब क्या बात हम, हाँ तो काली मिट्टी का पता लग गया कैसे बनी। अच्छा, अब काली मिट्टी जो ये बता रहे, जैसे अभी थोड़ी इसकी और चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे हमने कहा इसके कण कैसे होते, बहुत बारीक, जैसे मैदा, समझने के लिए बता रहे हैं, मैदा आटे के मुकाबले महीन होता है, थोड़ा सा पानी डाल दो लेई बन जाएगा, लेई मतलब गोंद, चिपचिपा हो जाएगा। और उसी अगर आटा जो है, आप लोग ये लोग खाली महिला वर्ग ज्यादा अच्छे से जानता होगा, फ्रिज में अगर आटा गूंधा हुआ रख दिया और अगर आटा को ढक यानी बंद बर्तन में नहीं है, अगर खुले में रख दिया तो उस पर पपड़ी जम जाती, पपड़ी जम जाती। पपड़ी देखो ऐसा लगता है इसमें बिल्कुल एकदम ऐसा लगता सब दरारें पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आटा महीन है, इसीलिए तो वो सूखने पर महीन कड़ा है, तो इसलिए वो दरारें पड़ जाती। इसी तरीके से डस्ट, इसके मिट्टी के कण बारीक होते हैं, जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्या हो जाती, दरारें पड़ जाती बहुत सारी, तो इसीलिए कहा जाता है इसमें कोई हल चला है, सोता जुती हुई मिट्टी। अच्छा, दूसरी बात इसकी खूबी, इसमें सिंचाई एक बार करो और मिट्टियों में 2-3 बार करो। जैसे कहते ना, मत तेज रोए एक बार और मद्दा रोए बार बार। कोई सामान महंगा ले आओ तो एक बार दुख होगा, और सस्ता ले आओ रोज खराब होगा तो रोज रो। पता लगा एप्पल, ये जो झूठा सेब वाला फोन ले आए, एक बार महंगा लगेगा और लावाक ले आए, रोजाना रोगे, कभी स्पीकर खराब तो कभी कुछ खराब। तो सुनो वापस, तो अब इस मिट्टी में क्या होगा, इसके डस्ट पार्टिकल महीन होते हैं, पानी डाल दिया चिपचिपी हो गई, लेई बन गई। अच्छा, जब कोई डस्ट पार्टिकल महीन होंगे, जैसे मान लो एक ये पार्टिकल डस्ट महीन है, ये एक ये और एक ये पार्टिकल है, अब सनलाइट आसानी से किसमें एंटर करेगी, है महीन वाले में सनलाइट आसानी से एंटर कर सकती है, किसमें है, जिसमें दूर दूर है सनलाइट इसमें आसानी से इंटर करेगी। सनलाइट इंटर करेगी तो इसकी नमी यानी मॉइस्चर को क्या करेगी, उड़ा देगी। जब इसमें सनलाइट बहुत ही मुश्किल में इंटर कर पाएगी तो इसका मतलब इसका मॉइस्चर नहीं उड़ा पाएगी। इसीलिए इस मिट्टी की एक खूबी ये होती है, इसमें पानी को रोकने की कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। मतलब किसी भी मिट्टी में इतने टाइम तक पानी को नहीं रोका जा सकता जितना इसमें रोका जा सकता। यानी इसमें आप एक बार सिंचाई करो एलुवियल या ब्लैक, इसमें और मिट्टियों में 5-5 बार। कहने का मतलब सबसे ज्यादा समय तक नमी को यानी मॉइस्चर को रोके रखने की क्षमता किसमें है, काली मिट्टी में। कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जल धारण करने की या नमी को धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में। कारण भी बता दिया, ये बात भी लिख लीजिएगा, भूल जाओगे। ठीक है, अब मिलेगी कहां, जरा इसे देख लो मैप में। अगर हम लोग इसका एरिया देखें तो एरिया देखो कहां ज्यादातर हिस्सा किसका है, महाराष्ट्र। निचला वाला ये काठियावाड़ प्रायद्वीप का हिस्सा गुजरात का, ये वाला है, ये देखो सब जितने भी काले कलर के प्लस बने हुए हैं सब मिट्टी कौन सी है। अगर आप राज्य देखोगे तो कौन सा आएगा, महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मालवा बताए थे, मालवा के तो नाम बहुत बार ले चुके हैं यार, मालवा अभी सुनते सुन के पक गए हो गए। मालवा पठार कितनी बार बोल चुके हैं, ये बोले थे। इस पर बड़ा सबसे बड़ा शहर इंदौर है, उसके लिए टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, कई बार बता चुके हैं ये बात। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन हुआ, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा हुआ, ये पश्चिमी, ये थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना वाला, यानी इसमें ज्यादातर है। लेकिन अगर किसी एक राज्य को चुनना हो, जैसे कहा था जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलती, यूपी में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा अगर किसी एक राज्य में चुनना है तो महाराष्ट्र को चुनना, उससे ज्यादा कहीं नहीं। यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, महाराष्ट्र। इसके सारे नाम बता दिए थे, इसमें एक पॉइंट लिख लो, सबसे ज्यादा नमी को रोके रखने की क्षमता सबसे ज्यादा इसमें, यानी को नमी धारण करने की क्षमता, यानी को इसका जो मॉइस्चर जो है कैरी करने की कैपेसिटी हाईएस्ट इसी में है, इतनी किसी में नहीं होती। ठीक, लिख लिया। अच्छा, अब इस पर आ जाओ कि इसमें कमी और ज्यादा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर पूरे भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 16.6% हिस्सा अकेले काली मिट्टी का है।
कितना है? 16.6। यानी कि अगर आप इसे फैक्ट में लिखेंगे तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा मिट्टी का समूह, पहला एलुवियल, दूसरा 18.6 रेड, और तीसरा, यानी भारत में तीसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी काली है। ठीक, एरिया में तीसरे नंबर पे आती, इसका 16.5% एरिया है लगभग पूरे भारत। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब जरा इसमें आ जाओ कमी की अधिकता की, जरा ट्रायंगल पर गौर से देखो। इसमें काले ट्रायंगल बने दो, ऊपर की ओर ट्रायंगल कौन सा है जिस पर क्या लिखा है? लोहा, फिर चूना, पोटास और मैग्नीशियम। ये सब क्या है? इसकी मेजॉरिटी है जी। अब कमी किसकी है? क्या बोले थे? जब कुछ ना समझ में आए फिर, और फिर ह्यूमस आ जाओ। तीन चीजों की कमी। ठीक है, लिख लिया। अधिकता पता लग गई, कमी पता लग गई, राज्य पता लग गए, बनी कैसे, ये सारी चीजें हो गई। अब फसलों की बात कर लो। सबसे पसंदीदा फसल कौन सी है? इसीलिए तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद गन्ना, ये बता चुके हैं इससे पहले भी, ये गन्ना इसकी जो है दूसरी पसंद है। फिर सोयाबीन, केला, ये कोस्टल एरिया के इस किनारे वाले, मूंगफली, बोने के लिए मक्का भी होता है, लेकिन ये वो फसलें हैं जो इस मिट्टी का मैक्सिमम एरिया घेर देती है। ठीक, दो पूरी हो गई। इनमें दो में कोई सवाल जवाब किसी का? अब आ जाओ तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की मिट्टी, यानी कि सुनो, हम लोग क्रम में तीसरे पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में एरिया वाई कौन सी आएगी? ये दूसरे पर। क्रम जरूर वो तीसरा, असल में वो काली मिट्टी तुरंत उसके बाद नाम निकल गया तो हमने कहा चलो इसी कर ले, लेकिन अगर क्रम में देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आती है। अच्छा, लाल मिट्टी के बारे में तो देखने मैप पर तुमको बिल्कुल एकदम जैसे थोड़ा बहुत मोतियाबिंद नेमोनी क्या होगा वो भी जान जाएगा। जहां तक ये सब लाल कलर लगा, ये सब लाल मिट्टी है। जहां तक ये लाल दिखाई दे रहा है ये सब लाल है। इधर थोड़ा एरिया ज्यादा लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया। ठीक, तो ये जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आंध्रा का, तमिलनाडु का, ठीक, आपका कर्नाटका का, केरल का, या आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा का, मिजोरम का, आपका मणिपुर, नागालैंड, या असम का निचला हिस्सा, खास थोड़ी थोड़ी मेघालय में भी, ये सब आपकी लाल मिट्टी है। यही तो लिखा है, ऐसे बना मैप है? कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ, ये तो सब पहले से चेक करते रहे, क्रॉस चेकिंग चल रही। हाँ, पहले से पढ़ा हुआ है ना, इनका पूरा नोट्स बना हुआ है। कहाँ से पढ़ा था? किसके? ऑनलाइन किसी से? किससे? अच्छा, रोजगार विधन किससे? अच्छा, चलो कुल मिला के बढ़िया पढ़ा, तो कब में पढ़ा और क्या। लिख लिया? कोई अंतर तो नहीं लगा? चलो वापस आते हैं। सुनो, अब एक बात सुनो, अगर आप राज्य लिखो तो फटाफट हम नाम नोट करा दें, और वरना मैप सामने अपने आप लिख सकते हो, लेकिन हम लिखवा दें। लिखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, लिखा इसमें? ना लिखा हो लिख लो। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, कौन सा बुंदेलखंड वाला एरिया? ठीक है, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और औरैया, जालौन, ये सब एरिया बुंदेलखंड का क्षेत्र, सब लाल मिट्टी। ठीक, लिख लिया? फिर आ जाओ झारखंड का हिस्सा, उड़ीसा, पूरे पूरे उड़ीसा राज्य नहीं लेकिन ज्यादातर। उसके बाद आंध्र प्रदेश, चंबल वाले में तो काली मिट्टी पे इधर इस वाले मिलती, इस वाले क्षेत्र में जो चंबल का जो बीहड़ वाला एरिया उसमें ये मिलेगी। ठीक, बाकी जो आपका मालवा रीजन जिसे बोलते हैं उसमें काली है। आ जाओ, आंध्र प्रदेश लिख लिया, तमिलनाडु लिख लो, केरल लिख लो, दक्षिणी कर्नाटक लिख लो,
कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी है, लिख लिया कुछ हिस्सा, सब नहीं। और एक दमदार वजनदार धुआंधार फैक्ट लिख लो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर जलोढ़ मिट्टी मिलती थी तो कहां? यूपी में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसी राज्य में मिलती थी तो, और लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? तमिलनाडु। लिखा होगा, देखो नहीं लिखा तो लिख लो, एरिया में सबसे ज्यादा इसी के पास है। यानी अगर उस राज्य के क्षेत्रफल में देखें सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। ठीक, ताकि इंडिविजुअली अगर राज्य में पूछ ले तो भी मालूम हो, राज्य में, देश में, कहीं पर भी। ठीक, अच्छा लिख लिया। अब इस मिट्टी का कलर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन ही तो होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है औसतन? क्या मर जाएगा आदमी? 5 किलो। मेल फीमेल में अलग अलग होता है, मेल में ज्यादा होता है थोड़ा, लेकिन एक नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 5 बता रहे हो, 5 में तो मर जाएगा। हमें लगता है 9-10 के ऊपर ठीक माना जाता है, अब एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं मालूम। सुनिए, जो भी होता हो, आप जब भी किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो सबसे पहले चेक ही यही होता है, हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका ठीक है तब तो ठीक, नहीं तो नहीं। ठीक है, हाँ। कितना तक होता होगा लोगों का? ज्यादा से ज्यादा 1400 पर, पता नहीं, जो भी हो फिलहाल चलो खैर। एक बार हमने चेक करा, किसी को ब्लड की जरूरत थी, 16.5 निकला था। तो हाँ, कितना है? हैं? पता नहीं, चलो छोड़ो, वो फिलहाल गलत बात है। खैर, हमने हीमोग्लोबिन पूछा था, हाँ ब्लड नहीं, हीमोग्लोबिन। खैर छोड़ो, जितना भी होता हो। यानी अगर हीमोग्लोबिन जिसका सुन तो लो, बाद में ढूंढ लेना, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं है। तो कहने का मतलब, जैसे हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा तो उसी का चेहरा लाल लगता होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा जो लाल चमकते। अच्छा, तो इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। अच्छा, दूसरी बात सुनो, कहाँ काम होती वो तो लिख लिए थे ना, नाम लिखे थे नहीं लिखे थे? और ये पूर्वोत्तर भारत के नाम छोड़ ही दिए लिखने को, ये वाले लिख लो, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सब ठीक मैप पे बना हुआ है, बाद में लिख लीजिएगा। अब आ जाओ, अधिकता और कमी। लाल मिट्टी का कौन सा वाला कॉलम है? ये वाला। टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 18,600। सुनो, काली मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 16,600। लाल मिट्टी भारत के कितना है? 18,600। यानी जलोढ़ मिट्टी के बाद, यानी एलुवियल सॉइल के बाद दूसरे नंबर की मिट्टी लाल, और तीसरे नंबर की काली एरिया में। अब इसमें जरा देखो क्या क्या है। अब ट्रायंगल ऊपर की ओर कौन कौन से हैं जरा देख लो, कौन कौन से हैं? लोहा, चूना, एल्युमिनियम लिखा हुआ है। यानी इन चीजों की क्या है? अधिकता। यही लिखा है उसमें भी, बस लिख लिया, लोहा, चूना, एल्युमिनियम, यानी ये बड़े बड़े मेजर कंपोनेंट। आगे कमी किस चीज की है? नाइट्रोजन। हमने क्या बोला था? हमने जब कुछ ना समझ में आए तो नाइट्रोजन याद रखना, और फास्फोरस। ठीक, कमी हो गई। अब इसमें फसलें कौन सी होंगी? याद करो, एक दिन एक बात हमने कही थी, हमने कहा कि लाल मिट्टी का हाल वैसे ही है, और मोटे अनाज का, कि जैसे उस फकीर का, जो फकीर मांगता है, कहता है जो दे उसका भी भला और न दे उसका भी भला। तो ये लाल मिट्टी में उगने वाली फसलें हैं कि अगर पानी बरसे, खाद मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कुछ ना कुछ होंगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल जड़ से गायब हो जाए। और अगर कहीं चावल को राजस्थान में बो दिया, जितना बीज डालोगे वही ने घूम के मिलेगा।
इसका वो तो सारा का सारा चला जाएगा। इसका मतलब उसे चाहिए ज्यादा चीज। ठीक, अच्छा, अब इसमें ज्वार बाजरा दलहन, या आप ज्वार बाजरा दलहन ना लिख सको तो एक लाइन में लिख दो मोटे अनाज, बस। मोटे अनाज का मतलब जिसका दाना मोटा हो, ज्वार है, बाजरा है, दलहन है, राजमा है, ये सब क्या है, मोटे अनाज में तो आते हैं। एक लाइन में लिख के खत्म करो, मोटे अनाज। ठीक, लिख लिया मोटे अनाज। अच्छा सुनो, अब मोटे अनाज का मतलब ये ढेर सारे उसमें आ जाएंगे, इसे मिलेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ। अब इनमें जितने भी, अब ना पूछिएगा कि जो है इसमें राजमा, सोयाबीन और मक्का और वो क्या नाम, चना और मटर और मसूर, अब ये नहीं, मतलब एक लाइन में बोल दिया मोटे अनाज मतलब मोटे अनाज। यानी मैक्सिमम मोटे अनाजों की खेती होती है। जैसे अभी हमने कहा ना, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एरिया, इसमें सबसे ज्यादा चने की खेती होती है इस एरिया में। चना भयंकर होता है इसमें, क्योंकि चना क्या होता है, दलहन में आता है। ठीक, अच्छा, अब चौथी जो सबसे हमने बता लास्ट में चौथा क्रम आता है, वो काहे का है, लैटराइट। ठीक, लैटराइट, ध्यान से सुनो। और लैटराइट मिट्टी के बारे में ठीक वैसे ही याद रखना है जैसे जब पहली बार स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई गई होगी तो मास्टर साहब ने कहा होगा कि जिसमें जिस लाइन के आखिर में ता है, ती है, ते आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जहां पूरी दुनिया में हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट रेनफॉल एक साथ पाई जाए, आंख बंद करके लगा देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट भले वहां गलत हो जाए ताती आने पर, ये मिट्टी ना गलत होगी, बस खत्म बात। अब ऐसी क्षेत्र कहां मिलेंगे, देखो, या तो तुम ढूंढ लो कि लैटराइट मिट्टी कहां मिलेगी, लैटराइट मिट्टी ढूंढ लिया, इसका मतलब आपको टेम्परेचर और रेनफॉल का अंदाजा तब लगा लोगे, एक तो ये। और या तुम हाईएस्ट रेनफॉल और टेम्परेचर वाला ढूंढ लो एरिया, मिट्टी अपने आप पता लग जाएगी, किसी एक को याद रखो। अब हाईएस्ट टेम्परेचर और रेनफॉल कहां दुनिया में सबसे ज्यादा होती, इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखी प्रदेशों में भयंकर गर्मी, तभी वहां के लोग देखो ऐसा लगता है तंदूर से निकल के आए, काले। कोई मजाक नहीं, काले गोरे कोई हंसने के लिए नहीं बता रहे, काला किसी का भी जो है। हाँ, और एक बात और जान लो, जो बहुत ज्यादा जो आलिया बनती है उनको कालिए मिलता है, ये बात दिमाग से निकाल दो, आलिया बनने की कोशिश ना करो, कालिया तय है। हाँ, किसी की शक्ल पर ना मजाक बनाओ, नहीं तुम लोग बोल देते हो ना, इसलिए हमने पहले से एक तुम्हें आगाह करने के लिए सेंटेंस बोल दिया, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। वापस कहने मतलब किसी का कलर, किसी का बुद्धि, कद, ये सब उसका बस में नहीं होता, ये सब गॉड गिफ्टेड चीजें होती, किसी की मजाक ना बना दे। हमने कहने का मतलब बताना ये था कि इक्वेटोरियल रीजन के लोग जो हैं वहां इतना भयंकर टेम्परेचर होता है, इसलिए उनका कलर अमूमन थोड़ा सा स्किन जो है वो डार्क होती है। आप इसका ऐसे लगा लो, थोड़े दिन गर्मी में आप हाफ टी शर्ट पहन के निकल जाओ, इनका कलर अलग, जो इसका कलर अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है। वो तो बेचारे 365 दिन उसी माहौल में रहते, वो कहां सही हो, या वो तो फेयर एंड लवली नहीं लगाते, है ना। वो तो यहाँ तो फेयर एंड लवली की कढ़ाई में कुदा दो तो बताता 2 मिनट में गोरा हो जाए। ये सिर्फ विज्ञापन का मजा है ना, ऐसा होता कुछ नहीं। वापस कई बार हम बोल चुके, वो लाइन दोबारा नहीं बोलेंगे, ना कोई गोरा होने की क्रीम बनी, ना कोई लंबाई की दवाई है, याद तक सिर्फ एक भ्रम है दुनिया में। वापस, हाँ तो सुनो, हंसना है तो आराम से बैठ के हंस लो जाके बाहर। तो जो क्या हो गया, ये काहे के लिए हंस रहे हैं, तो अच्छे भले थे, क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया, काहे के लिए मंत्रणा हो रही, अगर अपनी बातें करनी तो अपनी कर लो। तो हम ये कह रहे थे कि जो विषुवत रेखी प्रदेश होते हैं या उसके आसपास के लोग, आसपास के भी लोग, खास तौर से जैसे अपना तमिलनाडु केरल वाला एरिया, यहाँ के लोग भी देख लो, उनका कलर सांवला नहीं होता। ठीक है, तो वजह क्या है, वो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब इक्वेटर या उसके आसपास के क्षेत्र में, पूरे एरिया में, दुनिया भर में देख लो, मिट्टी कैसे मिलेगी, लैटराइट। अब जरा देखो यहां पर आके चेक करते हैं कि ये बात सही है कि गलत। ये क्या है, इस वाले में देखो,
ये क्या है, ये इक्वेटर मान लो ये जा रही नीचे से, ठीक। अभी जब उस दिन मानसून पड़ रहे थे, बता इक्वेटर से जैसे मानसूनी हवाएं घूमती हैं तो ये ऐसे घूम जाती। इस पश्चिमी घाट पहाड़ यहाँ पर है, खूब इसके डट के धुलाई करती इसकी, इसका मतलब बरसात भयंकर। अब गर्मी इक्वेटर की वजह से बहुत ज्यादा। मिट्टी कैसी मिल रही, देखो इस ये जो डॉट लगे हुए हैं ये वाले, ये कौन से वाले हैं, ये वाले लैटराइट के। इसका मतलब वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है ये पूरा मिट्टी कैसी है, लैटराइट, ठीक। चेरापूंजी का नाम सुने होंगे, देख लो ये वाले डॉट कैसे लगे, लैटराइट मिट्टी के लगे। इसका मतलब बरसात डट के होती, गर्मी ठीक ठाक है, इक्वेटर यहीं से तो गुजरती है, वो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब गर्मी की कोई कमी नहीं, बरसात की कोई कमी नहीं। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी मिल गई, ना तो गर्मी की कमी ना तो बरसात की कमी, भयंकर। अब जब लैटराइट मिट्टी की खूबी हमने जैसे पहले बताया, हाईएस्ट टेम्परेचर हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया लैटराइट मिट्टी। अब जब इसकी तो फसलें तो अपने आप लगा लो, क्योंकि जिस एक जो फसल ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा बरसात चाहती हो, अपने आप ज्यादा बरसात और ज्यादा फसल धूप कौन चाहता है, जूट। जूट को क्या होता है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, पानी में चाहे गड़ा दो पूरे दिन पानी में खड़ी रहे कोई फर्क नहीं। धान, केला, मसाले, ठीक। तो यहां पर देखो लिखे भी होंगे कहीं, लैटराइट मिट्टी पूरे भारत में कितने एरिया, अगर ये 3.7% एरिया पर पाई जाती, लिख लो। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.7%, इतना ही लिखा है, यही लिखा है ना, हाँ। अच्छा, अब ये मिलेगी कहां कहां, जरा इसका नाम लिख लो। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, यानी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर, थोड़ा जल्दी लिखो। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, ठीक है लिख लिया। 3.7% एरिया। अब और एरिया कहां कहां, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल का तटीय क्षेत्र, चाहे तो आप राज्यों के नाम लिख लो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अरे एटलस में देख लो, ऐसे बनी होगी एटलस जो लोग लिए बैठे उनमें देख लो, का तटीय क्षेत्र लिख लिया। अच्छा, इसमें लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता, लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी, लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी, ठीक। फसलों में लिखो रबर, फसलों में रबर, चाय, कॉफी, नारियल, लिखो। अरे यार तो उसी मोबाइल में देख लो, या तो हम बता रहे हैं दो में से एक लिख लो, मोबाइल में बाद में क्रॉस चेक कर लीजिए। भरोसा तो ऊपर वाले पर भी नहीं है ना, हमारी बात पर कहां हो जाएगा। अगर गलत हो आराम बाद में बताना आके ना, जो मोबाइल चल रहे हैं साथ में ना। अरे कम से कम एक चीज लिख लो, या तो वही पढ़ लो, तो कम से कम सामने बोर्ड पे तो लिखा, वो तो पूछ सकते, लिखा देख सकते थे, क्या लिखा था इसमें। फसलों के नाम लिखो, रबर, चाय, कॉफी, गरम मसाले, नारियल, केला, भाई लिख लो काजू, इनका दिल रखने के लिए, हाँ काजू लिख लिया, नारियल लिख लिया था, केला, चावल भी लिख लो, चावल, हाँ। तमिलनाडु में सुनो, आखिर में चलते चलते एक बात जान लो, दो राज्य ऐसे हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक तमिलनाडु और एक ये, इन दोनों में एक साल में चावल की 3 फसलें होती हैं। मतलब पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य में पूरे वर्ष भर चावल उगाया जाता है, तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरे दोनों राज्यों में यानी एक बार चावल कटा, फिर बोया चावल, फिर कटा, फिर बोया चावल। क्यों, अच्छा आप बताएं। और जो चावल की 3 वैरायटियां होती उनका नाम है अमन, ओन्स
और बोरो, ये 3 वैरायटियां हैं जिनको बोया जाता है साल में। इन जाड़ा गर्मी बरसात इनमें बैक टू बैक यही बोई जाती है इनमें। अच्छा सुनो, कारण सुन लो। तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में अगर आप होटल पे रोटी खाओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। चावल चाहे पेट में चैन लगा लो, सस्ते पड़ेंगे। कितना खाओगे, चैन लगा लो। चावल को लोग तमिल में सापड़ बोलते हैं, सापड़। हम तमिलनाडु गए थे ना होटल पे। हाँ, रोटी पहली बात, अगर आप रोटी खाओगे तो सही बता रहे हैं, जो कुछ पैसा लेके घूमने के लिए सब होटल वाले को दे दो, इतनी महंगी। अब बहुत महंगी। और चावल हमने कहा ना पेट में चैन लगा लो, चावल बहुत सस्ते। अब मालूम ठीक ठाक होटलों में थाली पे नहीं, केले के पत्ते के ऊपर खाना देते हैं। वो बहुत बढ़िया लोग हैं, मालूम क्यों? एक तो केले का पत्ता का यूज हो जाता है, दूसरी बात केले का पत्ता क्या है, सड़ गल जाता है, वो फर्टिलाइजर बन जाएगा। तीसरी बात प्लास्टिक का था ये यूज करोगे, ये न सड़ती न गलती है। हाँ, बहुत वो तभी तो करें, वो वही तो लोग बुद्धिमान है, बाकी हम लोग तो सब दिमाग से पैदल वाले। हाँ, आगे सुनो सुनो। तो ये हमने खुद सुनी हुई बात नहीं बता रहे, खुद देखी थी। अच्छा सुनो, एक बात, गेहूं कब बोया जाता है? जाड़े में। कटता कब है? गर्मी में। गेहूं को उगने के लिए यानी जब बोया जाता है उसके लिए टेम्परेचर लगभग 10-12 के आसपास होना चाहिए, 10 से 15 मान लो मैक्सिमम। और तमिलनाडु में 10-15 कभी होता ही नहीं, वहां पता लगा 20 के ऊपर पहले बनाना था, वहां गेहूं बोओगे जमेगा? होगा ही नहीं। तो इसीलिए वहां गेहूं होता ही नहीं। चावल बैक टू बैक चावल, ठीक, इसलिए चावल ज्यादा होता है। अच्छा, वह रोटी महंगे होने के कारण क्या है? पता लगा पंजाब से गेहूं गया वहां, तो पता लगा उस पर ट्रांसपोर्ट कास्ट इतनी आ गई। आज दूर से सामान मंगाओगे तो परिवहन लागत भी जुड़ेगी। यानी गेहूं, इसीलिए वहां की रोटी का कीमत ज्यादा है और चावल कम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत?